फिर आता है हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायट सैवर्ट्स लॉ है। बायट सैवर्ट्स लॉ, बायट सैवर्ट्स लॉ क्या है, किसी लाइन एलिमेंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो हमें तो हम निकाल सकते हैं। तो वो है क्या, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप बाय आर स्केयर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक वायर है, ये हमारा कोई लेंथ एलिमेंट है डी एल, इसमें से करंट जा रहा है आई। ठीक है, इस डी एल लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये डिस्टेंस होगा हमारा आर, स्मॉल आर डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास होगा ये होगा आर कैप, आर कैप की डायरेक्शन। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर कैप, अगर मैं डी एल क्रॉस आर कैप करूंगा तो ये क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा करंट, एक वायर में से करंट जा रहा था, उसका मैंने डीएल एलिमेंट लिया, उस डीएल एलिमेंट से मैंने डीएल क्रॉस आर कैप करूंगा और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पूरी वायर के लिए मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइक इससे हम काफ़ी +1 +2 में फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ चीज़ें सीधी याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक हमारे पास एक फाइनाइट वायर है। ठीक है, फाइनाइट वायर में करंट जा रहा है आई, यहाँ से सेंटर से मान लो कि यहाँ पे कोई डिस्टेंस है डी, इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। तो इस पॉइंट पी पे निकालना है। हम क्या करेंगे, मान लो कि ये इसके एंड के साथ एंगल बना रहा है θ2, इस एंड के साथ ये एंगल बना रहा है θ1। ठीक है, तो θ1 एंड θ2 ये एंगल बना रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से वो होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। तो आपको सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे θ1 θ2, मतलब कई बुक्स में यहाँ पे माइनस साइन होगा बीच में। ठीक है, तो हमने माइनस का मतलब कुछ रखा ही नहीं झमेला, हमने सिर्फ ये देखना है, क्योंकि वहाँ पे माइनस इसलिए होता है कि वो देखते हैं कि हमारा क्लॉकवाइज एंगल है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहाँ से एंगल देखना है θ1, यहाँ से एंगल देखना है θ2, और ये डिस्टेंस डी यहाँ पे याद रखना है आपको, ये वाला डिस्टेंस होगा ये डी। ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनाइट वायर के लिए जिसमें करंट आई जा रहा होगा। लेकिन अगर ये वायर इन्फिनाइट हो जाती है, अगर ये वायर इन्फिनाइट हो जाती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एंगल बनाते जाएंगे, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए एंगल बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाना है हमें, इसका एंड कहाँ है, इन्फिनिटी। तो वहां तक जाने के लिए हमें पता है कि ये जो दो डिस्टेंसेस हैं ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस जब इन्फिनिटी पे जाती हैं तो वो क्या करती हैं, मीट करती हैं। हम बोलते हैं कि दो पैरेलल लाइंस सिर्फ इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन्फिनिटी पे दो पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती जा रही है तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है एक्चुअल में, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे θ1 भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो फॉर इन्फिनाइट वायर कैरिंग करंट, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू टू, क्योंकि साइन 90 इज 1 प्लस 1 इज 2, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू इन्फिनाइट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका सीधा फॉर्मूला। फिर अगर सर्कुलर वायर में करंट हो, मान लो कि हमारे पास एक ये सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसमें करंट आई मूव कर रहा है, ये हमारा लेंथ एलिमेंट है डी है, ये हमारा लेंथ एलिमेंट है। इस लेंथ एलिमेंट के कारण, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये करंट कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो करंट ऐसे हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट पी इसके सेंटर से इस डिस्टेंस पे एट अ डिस्टेंस जेड, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट पी मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये जो मेरा पॉइंट पी है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस जेड, यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट लिया था तो मैं लिख सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू बायट सावर्ट्स लॉ लगाएंगे,
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का, मान लो आर डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं हुआ, यहाँ पे डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो ये कैपिटल आर मान लो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं सबसे पहले, तो वो कैसी होगी, डीएल क्रॉस आर कैप, मतलब डीएल इस डायरेक्शन में है करंट, आर कैप अगर मैं इसको सीधा ऐसे रखता हूँ तो आर कैप नीचे की ओर तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है, इसे मैं पॉइंट पी बोल रहा हूँ, इस लिप को, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ये है पी पॉइंट, तो आर डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल की टिल्टेड डायरेक्शन होनी चाहिए, है तो इसी डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर कैप, इसका मतलब अब मैं आर कैप की तरफ आ रहा हूँ, आर कैप, ठीक है। तो टिल्टेड करना है, थोड़ा सा हाथ टिल्ट करना है, तो डीएल क्रॉस आर कैप क्या होगा, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अब पी पॉइंट को मैं हवा में तो बना नहीं सकता, इसलिए मैं पी पॉइंट को यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन है क्या ये चीज, ऐसे सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट पी है, यूसी को बनाया है मैंने, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस आर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। तो ये मेरा आर कैप हो जाएगा, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ जेड होगा, ठीक है। ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा। तो मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस डायरेक्शन में थी, तो इसका मतलब ऐसे ही अगर मैं 3D में सोच रहा हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस लेंथ एलिमेंट के कारण। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में मान लेता हूँ ये एंगल बना रहा है थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, ये जो लाइन है इस लाइन के, या फिर ऐसे सोचो, ये जो मैंने एक वर्टिकल लाइन लगा, इस वर्टिकल लाइन के ये हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसे ही ये जो मैंने हाइपोटेन्यूज टाइप जो ये लाइन लगाई है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो सेम रहेगा, जैसे ये दो, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इसमें जो एंगल होगा वही इसमें एंगल होगा, ठीक है। ये थ्योरम होती है हमारे पास प्लस 9th 10th में। तो मैं बोल सकता हूँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे ही इसके कारण, इस लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगी जो थोड़ी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के जो इसके कारण होगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक ऊपर वाली साइड है एक नीचे वाली साइड है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो उसमें लिख सकता हूँ डीबी ऑफ कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब बायर सावर्ट्स लॉ लगाते हैं, तो बायर सावर्ट्स लॉ डीबी क्या था, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ठीक है, डीएल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डीएल क्रॉस आर कैप क्यों नहीं किया, क्योंकि आर का वैसे एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन क्या डायरेक्शन थी, हमें सोचना ये है डायरेक्शन क्या थी। तो डायरेक्शन के लिए ये डीएल वेक्टर है, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट है, ये डीएल वेक्टर है, ठीक है। ये एक प्लेन में है, ठीक है, वन डायमेंशनल है, वैसे तो प्लेन में भी नहीं है, एक वन डायमेंशनल है, ये एक दूसरे प्लेन में आएगा आर कैप, क्योंकि आर कैप ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मतलब दूसरे प्लेन में आएगा, इस वाले प्लेन में नहीं आएगा, इस वाले शीट में नहीं आएगा आर कैप। अगर मैं एक और प्लेन लूं, लाइक ये, ठीक है, तो डीएल वेक्टर मेरा इस प्लेन में, इस वाले बोर्ड में, और जो मेरा आर कैप वेक्टर है वो इस प्लेन में होगा थोड़ा ऐसा, तो दोनों प्लेन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि डीएल क्रॉस आर कैप इज 90 डिग्री, तो इसलिए डीएल और आर कैप में 90 डिग्री का एंगल है, मैं लिख सकता हूँ डीएल साइन 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ डीएल साइन 90 डिग्री, और आर कैप तो मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर, वो तो 1 ही है, तो इसलिए साइन 90 को 1, इसलिए सिर्फ डीएल आया, ठीक है। अब अभी मेरी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ये है, लेकिन मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ डी बी हॉरिजॉन्टल या फिर डी बी डैश इज इक्वल टू डी बी ऑफ कोस थीटा,
मान लो मैं यहाँ इंटीग्रल नहीं लगाता क्योंकि मैंने डी लिखा हुआ है, डी लिखता तो इंटीग्रल लगाता, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट लिखा है मैंने, ठीक है, इस चीज को इंटीग्रल हटा दूंगा तो ये डी बनेगा, ठीक है, वैसे ये डी बनेगा, तो ये बनेगा डीबी ऑफ कोस थीटा, डीबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज कैपिटल R बाय स्मॉल r, ये आया मेरा db डैश, ठीक है। अब अगर मैं इंटीग्रेट, क्योंकि मेरे को पूरे पे इंटीग्रेट करना है, सिर्फ एक एलिमेंट नहीं लेना, तो मैं पूरे पे इंटीग्रेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ बी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीबी डैश, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डीबी डैश मतलब जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख लो, म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई r क्यूब इंटीग्रल ऑफ डी एल, डीएल की इंटीग्रेशन होगी। अब डीएल एलिमेंट सिर्फ इतना नहीं है, डीएल एलिमेंट टोटल है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r, मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई r इंटू 2 पाई r डिवाइड बाय 4 पाई ऑफ r क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, ये बनेगा यहाँ पे 2, तो बनेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, अब स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर को लिख सकता हूँ मैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू को मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है, आर क्या था हमारे पास, स्मॉल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है कैपिटल स्मॉल आर की, तो ये बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर के सेंटर में जानी है, ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी पे देखा एट अ डिस्टेंस जेड, अब मेरे को जेड को क्या पुट करना पड़ेगा, 0, तभी मैं सेंटर पे देख पाऊंगा, तो अगर मैं जेड को 0 पुट करूँ तो मेरे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट पॉइंट ओ, ठीक है, तो अब एट पॉइंट ओ निकाल सकता हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पुट करो, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, हाँ बी डैश को बी लिख रहा हूँ, बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, जेड को 0 पुट किया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो बनेगा आर क्यूब, तो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्मूला है, लाइक मान लो कि आपको एक हाफ सर्कल दिया है, उसमें करंट जा रहा है, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, हाफ सर्कल से भी हाफ कोई आर्क दिया है, उसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, ठीक है, ऐसा कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, जो जनरल फॉर्मूला है, जो बी का जनरल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, जब भी सर्कुलर हो केस, मैं सेंटर में पूछ रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हमारा क्या होगा, रेडियस इंटू थीटा, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने इस पूरे सर्कल की बात की थी, पूरे सर्कल में करंट आई जा रहा था और सेंटर में मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी, तो पूरा सर्कल घुमाने के लिए थीटा क्या करना पड़ेगा, 2 पाई घुमाना पड़ेगा, इसलिए मैं थीटा को 2 पाई करूंगा, तो बनेगा म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 4 पाई आर, तो ये कैंसिल, ये 2, ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सेम रिजल्ट आया, तो एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे हाफ सर्कल दिया होगा तो आपने क्या करना है, थीटा को क्या पुट करना है, पाई पुट करना है, तो यहाँ पे सीधा पाई पुट करो इस थीटा में, तो हाफ के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइड बाय 4 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आंसर होगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, तो ये होगा आपका हाफ सर्कल के लिए आंसर, ठीक है। फिर केस आता है जैसे मान लो कि एक आपके पास ऐसे वायर है, ये हाफ सर्कल बना रहा है,
ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है जो इन्फिनिटी की ओर जा रही है, ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, करंट ऐसे आ रहा है और करंट यहाँ से निकलेगा, जिसका सेंटर ओ पॉइंट है, करंट यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट वायर है स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा सर्कुलर वायर है, हाफ सर्कल बना रहा है। तो आपसे पूछ लिया कि इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है, कौन सी ऐड हो रही, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही, वो चेक करना है। वो कैसे, ये एक इन्फिनाइट वायर है, लेकिन यहाँ से इन्फिनिटी नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो जब हमने इन्फिनाइट वायर का केस किया था, यहाँ पे भी इन्फिनिटी था, यहाँ पे भी इन्फिनिटी था, तब दोनों में मैंने साइन 90 और साइन 90 पुट किया था। ठीक है, तब मैंने क्या किया था, ये एंगल और ये एंगल, ये 90 बना रहा था बाद में, पूरा का पूरा 90, और ये भी एंगल 90 बना रहा था। लेकिन अब ये केस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ से इन्फिनिटी बना रहा है, लेकिन यहाँ से पॉइंट पी है, ये कुछ ऐसा ही है, ये पॉइंट ओ, अगर यहाँ से देखो तो ये पॉइंट पी, ठीक है, और यहाँ से इन्फिनिटी बना रहा है। तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को इस इन्फिनिटी के साथ मैच करने के लिए इसे पैरेलल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन इसी पॉइंट पी को इस पॉइंट को मैच करने के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, कोई एंगल ही कवर करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो θ2 एंगल था हमारा, पिछले केस में θ2 था, वो 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि इसे मैच करना है। तो θ2 हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, और θ1 होगा 90 डिग्री। तो मैं उसी फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ, विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। एक मेरा 90 है और एक मेरा 0 है, मैं सीधा लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री, बिकॉज प्लस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। तो इसका मतलब इस वायर के कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। ठीक है, ये भी तो सेम केस है, इसके कारण भी इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक, इसके कारण भी सेम ही है कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। अब सोचने वाली बात ये है कि इसके कारण और इसके कारण यहाँ पे और ओ पॉइंट पे ऐड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वो कैसे चेक करना है, हमने क्या किया था, स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो उसकी ओर थंब करनी है राइट हैंड की, थंब किया इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल करने से पता चलेगा, इसको कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के आ रही है, इसका मतलब ओ पॉइंट पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ऐसे कर्ल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ओ पॉइंट से आउट ऑफ द बोर्ड आएगी इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से बाहर की ओर आ रही है, इस वायर के कारण करंट इस तरफ चल रहा है, फिर स्ट्रेट वायर है, इस तरफ अपना थंब किया, इसको घुमाया, इसका मतलब फिर से मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट से बाहर की ओर आएगी, कुछ ऐसा। ठीक है, तो दोनों के कारण, दोनों स्ट्रेट वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों को ऐड करना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों को ऐड करेंगे। तीसरी चीज, और दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, मैं बोल सकता हूँ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू दिस फॉर स्ट्रेट वायर्स, पहली स्ट्रेट वायर, दूसरी स्ट्रेट वायर। ठीक है, दोनों की सेम वैल्यू होगी। अब सर्कुलर वायर के लिए बात करेंगे, तो सर्कुलर वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी कर्ल है, तो इसका मतलब अब हमारा जो करंट है वो फिंगर से पता चलेगा, तो करंट फिंगर से पता चल गया। अब थंब से क्या पता चलेगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब थंब बाहर की ओर कर रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट में किस तरफ है, बाहर की ओर, इसके कारण भी बाहर की ओर, इसके कारण भी बाहर की ओर, इसके कारण भी बाहर की ओर, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सबसे अब सर्कुलर वायर के लिए निकालते हैं, तो इसे मैं B3 नाम दे रहा हूँ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इसका रेडियस अगर आर मान गिवन होगा वो आपको 4 पाई आर इंटू थीटा। अब थीटा क्या है, हाफ सर्कल बनाया मतलब पाई, तो थीटा को मैं यहाँ पाई पुट कर रहा हूँ, तो बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सर्कुलर वायर के कारण इस पॉइंट ओ पे। अब हमें क्या करना है, तीनों के तीनों बाहर आ रहे थे, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मैं नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ B1 प्लस B2 प्लस B3, सबको ऐड कर दो, B1 प्लस B2 प्लस B3, इसको ऐड करेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। ये डिस्टेंस जो मैंने डी लिख दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी तो आ रही है। ठीक है, ये डिस्टेंस तो हमारा आर चल रहा है इस केस में, तो
ये डिस्टेंस मेरा आर था यहाँ से लेके ओ पॉइंट तक का, और ऐसे ही इस वायर से लेके ओ पॉइंट तक का। तो यहाँ पे आर लिख सकता हूँ प्लस B1 प्लस B2 कर लिया और B3 कर दो, म्यू नॉट आई बाय 4R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट होगा जो हमने रिजल्ट निकाला। और साथ में यहाँ से 2 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि म्यू नॉट आई बाय 2R अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो बनेगा 1/5 प्लस 1/2। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2R, पाई बचा यहाँ से और यहाँ से 2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, वहाँ पे आउट ऑफ द पेपर लिखा होगा, आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड बोल सकते हो। टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की हो रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। फिर उसके बाद एक जेस्ट का क्वेश्चन था, लाइक एक सर्कुलर वायर है ये, एक सर्कुलर वायर ये, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, रेडियस आर, तो अगर सेम ना लगे तो बोल दिया मैंने, समझ लेना। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, यहाँ से करंट आई जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से भी जो करंट है वो आई जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये ओरिजिन है फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का ओरिजिन है। ये डिस्टेंस गिवन है कैपिटल आर, और ऐसे ही ये डिस्टेंस गिवन है कैपिटल आर, सेंटर से पी पॉइंट, सेंटर से पी पॉइंट। ठीक है, अब 3D में सोचना है इसको। 3D में कैसे सोचना है, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में कैसे है, ये कुछ ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ये करंट जा रहा है, ऐसे यहाँ पे सर्कुलर वायर है, यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ, और पॉइंट पी बीच में है कहीं पे, तो मैं बोल सकता हूँ करंट ऐसे चल रहा है। तो जब इस वायर में, सर्कुलर वायर में करंट ऐसे चल रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैसे हुई, इस डायरेक्शन में। इसी हिसाब से इस सर्कुलर वायर में भी करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई इस वायर के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्ल करती है, मतलब सर्कल बनाती ही बनाती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी वो घूम के वापस पी पॉइंट से इधर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे कर रहे हो, एक्चुअली में मैं ऐसा सर्कल देख रहा हूँ, ऐसा 3D में। ठीक है, तो करंट वायर ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे जाएगी, घूम के वापस जाएगी, तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती थी टोटल। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन से हम सीधा सीधा एक चीज़ तो चेक कर ही सकते हैं। तो मैं इस वायर के लिए इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चेक कर सकता हूँ। हमने सर्कुलर वायर के केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, विच इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकाली थी हमने वैल्यू। यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आर है। ठीक है, तो जेड को मेरे को क्या पुट करना है, इस वायर के लिए जेड को पुट करना है कैपिटल आर, तो वहाँ पुट करो वैल्यू। तो मैं इसको B1 बोल रहा हूँ, तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स जेड को आर पुट किया तो बनेगा 2R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये बनेगा 2 की पावर 3/2, 8√8 मतलब 2√2, और साथ में आर क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाई 4√2 आर। ये इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे ही इसके कारण यहाँ पे सेम होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब जो B2 होगा वो भी यही होगा। और हमें पता है कि दोनों के डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो क्या होना चाहिए, दोनों को ऐड होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर जो टोटल होगा वो होगा B1 प्लस B2 वेक्टर, दोनों को मतलब 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4√2R, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई बाई 2√2R। तो ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है,
एट पॉइंट पी। तो थोड़ा 3D में सोचना, एक्चुअल में ये दो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी हम और क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट इसके। थैंक यू।